नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 68 नंबर की वीडियो है। और टॉपिक की बात करें दोस्तों पुरातात्विक स्रोत से संबंधित आज की वीडियो है दोस्तों, जो कि दोस्तों पुरातात्विक स्रोत से पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए और आज की तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो लगभग 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। राजस्थान से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परीक्षा हो, चाहे रेट मेंस हो, या फिर अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये अपने सामने आ गया है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंश को कहा गया दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सा अभिलेख है जिसमें दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंश कहा गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से अभिलेख के अनुसार दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण जी का वंश कहा गया? तो ये है दोस्तों ग्वालियर अभिलेख, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण जी का वंश माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया दोस्तों? तो ग्वालियर जो अभिलेख है दोस्तों, इसमें मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नागभट्ट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो ये दोस्तों नागभट्ट की बात करें दोस्तों, नागभट्ट एक जालोर या फिर अवंती या फिर कन्नौज के दोस्तों जो प्रतिहार है, उनका जो संस्थापक माना जाता है वो कौन माना जाता है दोस्तों? नागभट्ट माना जाता है, ठीक है। जिसको अपन दोस्तों नागावलोक के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, वो उपाधि कौन सी उपाधि धारण की थी? नारायण, ठीक है। नारायण की उपाधि धारण किसने की थी दोस्तों? ये की थी नागभट्ट के द्वारा, जिसने दोस्तों ये अपने जालोर और ग्वालियर और अवंती के जो मतलब कि प्रतिहार थे, उनके संस्थापक कौन दोस्तों? नागभट्ट, ठीक है। और इसको मलेच्छु का नाशक भी कहा जाता है, ठीक है, मलेच्छु का नाशक। नेक्स्ट देखिए, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन हो जाएगी? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपराजित के शिलालेख का रचयिता है दोस्तों दामोदर, ठीक है। दामोदर के द्वारा दोस्तों अपराजित के शिलालेख का रचना की थी दोस्तों। और अपराजित क्या दोस्तों? तो अपराजित की बात करें तो एक गोहिल शासक था, ठीक है। गोहिल शासक था अपराजित, जिसकी विजय का जो वर्णन मिलता है दोस्तों, वो किसमें मिलता है? अपराजित के शिलालेख में, जिसकी रचना की थी दोस्तों दामोदर के द्वारा, ठीक है। और इसको उत्खनन किया गया दोस्तों यशो भट्ट के द्वारा। यशो भट्ट के द्वारा दोस्तों इसको उत्खनन किया गया, यशो भट्ट। और रचना किसने की थी दोस्तों? रचना की थी दामोदर के द्वारा, ठीक है। और अभी वर्तमान में कहाँ पे रखा गया दोस्तों? ये विक्टोरिया हॉल में रखा गया, जो कि उदयपुर में दोस्तों विक्टोरिया हॉल है। और ये प्राप्त कहाँ से हुआ दोस्तों? अपराजित शिलालेख ये प्राप्त हुआ था दोस्तों अपने मतलब कि जो कुंडेश्वर है नागदा, नागदा उदयपुर में दोस्तों, नागदा जहाँ पे सास बहू का मंदिर भी स्थित है, जहाँ पे दोस्तों कुंडेश्वर नामक स्थान से दोस्तों ये मतलब कि अपराजित शिलालेख प्राप्त हुआ, जो कि विक्टोरिया हॉल उदयपुर में ये अभी वर्तमान में स्थित रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? जो जाख बाबा की जो विशालकाय मूर्ति दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसकी बात करें दोस्तों, जाख बाबा की जो विशालकाय मूर्ति है नौहे भरतपुर से प्राप्त हुई, ठीक है। नौहे भरतपुर से दोस्तों रूपारेल नदी के किनारे दोस्तों 300 ईसा पूर्व लोहा युगीन दोस्तों सभ्यता है नौहे भरतपुर में, ठीक है। 3000 ईसा पूर्व। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? रूपारेल नदी के किनारे, जहाँ से दोस्तों जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति हमें प्राप्त हुई, जिसको अपन यक्ष यक्षिणी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस मूर्ति जाक बाबा विशालकाय मूर्ति को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यक्ष यक्षिणी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो कि 8 फीट और 8 इंच दोस्तों ये मतलब कि मोटी चौड़ाई है, ठीक है। इतनी बड़ी है कुल मिला के 8 फीट और 8 इंच। नेक्स्ट देखिए, आबू के शिलालेख के लेखक कौन है? तो आबू के शिलालेख की बात करें दोस्तों, आबू के शिलालेख के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर अपना शुभचंद्र, ठीक है। शुभचंद्र जो कि आबू के शिलालेख के लेखक माने जाते हैं। और ये लिखा गया दोस्तों 1285 के अंदर, ठीक है। सिरोही में स्थित है आबू का अचलेश्वर अभिलेख या फिर आबू का शिलालेख, ठीक, जिसको अपन अचलेश्वर शिलालेख के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों 1285 में लिखा गया है, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों ये। और इसके रचयिता है वेद शर्मा, ठीक है। रचयिता तो कौन हो जाएगा? वेद शर्मा, ठीक है। और इसको जो उत्कीर्णन करने वाला उसका क्या नाम हो जाएगा? करमचंद्र, ठीक है। करमचंद इसको उत्कीर्णन करने वाला है। और इसके ये रचयिता तो हो जाएगा अपना कौन हो जाएगा दोस्तों? रचयिता क्या बताया मैंने?
वेद शर्मा, ठीक है। रचयिता बताया मैंने वेद शर्मा, ठीक है, वेद शर्मा। और लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? रचयिता और लेखक, लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? ये अपना शुभचंद्र, ठीक है। और इसको उत्कर्णन करने वाला कौन हो जाएगा दोस्तों? एक करमचंद, करमचंद उत्कर्णन करने वाला, लेखक शुभचंद्र है। और इसको रचयिता कौन करने वाला दोस्तों? वेद शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिसमें दोस्तों मतलब कि आबू का जो शिलालेख, इसमें किसका वर्णन किया गया? इसमें वर्णन किया गया दोस्तों बापा से समर सिंह तक का, ठीक है, समर सिंह तक का। ये अपने गोहिल वंश से संबंधित दोस्तों, बप्पा रावल से लेकर समर सिंह का जो शासनकाल था वहां तक का मतलब कि यहाँ पे वर्णन किया गया आबू के शिलालेख या फिर अचलेसर शिलालेख के अंतर्गत, ठीक है। जो कि हारित ऋषि ने दोस्तों नागदा में तपस्या की, जिसके आशीर्वाद से दोस्तों बप्पा को राज्य प्राप्त हुआ। ये किस में वर्णन मिलता है दोस्तों? ये आबू के अचलेश्वर शिलालेख के अंतर्गत दोस्तों ये वर्णन मिलता है कि जो हारत ऋषि थे दोस्तों, नागदा में तपस्या करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो बप्पा को एक आशीर्वाद दिया, जिससे उसको मतलब कि एक मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक लिंगजी शिलालेख 1460 का लेखक कौन दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों एक लिंगजी शिलालेख जो कि 1460 ईस्वी में लिखा गया दोस्तों महाराणा कुंभा के शासनकाल में। तो इसके लेखक की बात करें दोस्तों, लेखक कौन हो जाएगा? महेश्वर, ठीक है। महेश्वर जो कि यहाँ पे दोस्तों एक लिंगजी शिलालेख के लेखक है, जो कि 1460 में लिखा गया है, ठीक है। और एक लिंग महात्म्य दोस्तों, ये क्या? एक लिंग शिलालेख, एक लिंग शिलालेख के लेखक कौन हो जाएंगे? महेश्वर है, जो कि 1460 में लिखा गया है। लेकिन एक और दोस्तों मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एक लिंग महात्म्य, ठीक है, एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य, जिसकी रचना किसने की थी दोस्तों? कान्ह व्यास ने, ठीक है। महात्म्य, एक लिंग महात्म्य की रचना किसने की थी दोस्तों? कान्ह व्यास के द्वारा, जो कि महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे, ठीक है। कान्ह व्यास कौन थे दोस्तों? महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे, जिसने एक लिंग महात्म्य की रचना की थी। और एक लिंग शिलालेख की बात करें दोस्तों, इसकी रचना महेश्वर ने की थी, जो कि 1460 में लिखा गया है, ठीक है। और ये एक लिंग महात्म्य, जिसमें दोस्तों कहा गया है कि जो मेवाड़ के जो राजा थे दोस्तों, वो अपने आप को एक लिंग जी के दीवान मानते थे, ठीक है। एक लिंग जी के क्या मानते थे दोस्तों? दीवान। नेक्स्ट देखिए, रशिया की क्षत्रिय अभिलेख पर नाम उत्कीर्णन दोस्तों। तो रशिया की जो क्षत्रिय दोस्तों, इस अभिलेख में नाम किसका उत्कीर्णन किया गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रशिया की क्षत्रिय में नाम उत्कीर्णन किया गया नरवर्मा गुहिल का, ठीक है, नरवर्मा गुहिल का। और रशिया की छतरी कब लिखी गई दोस्तों? 1274 के अंतर्गत, ठीक है। 1274 के अंतर्गत दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत दोस्तों रशिया की छतरी है, ठीक है। रशिया की छतरी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। जिसका किसका नाम उत्कीर्ण किया गया दोस्तों? नरवर्मा गुहिल का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज प्रशस्ति का काल है दोस्तों। तो राज प्रशस्ति यानी कि अपने महाराणा राज सिंह से संबंधित है दोस्तों। इसका शासनकाल दोस्तों ये मतलब कि कब लिखेगी? तो ये लिखेगी दोस्तों 1676 के अंतर्गत, ठीक है। 1676 में दोस्तों राज प्रशस्ति लिखेगी। और इससे अगला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो राज प्रशस्ति की रचना की थी रणछोड़ भट्ट के द्वारा, ठीक है। रणछोड़ भट्ट के द्वारा दोस्तों राज प्रशस्ति की रचना की थी। और राज प्रशस्ति है कहाँ पे दोस्तों? तो ये है दोस्तों राजसमंद की जो राजसमंद झील है दोस्तों, उसके किनारे पे दोस्तों 25 शिलालेख है, काले कलर के 25 शिलालेख है, जहाँ पे दोस्तों ये मतलब कि राज प्रशस्ति उत्खनन की गई, ठीक है। और जो राजसमंद झील है दोस्तों, इसकी नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी दोस्तों गेवर माता के द्वारा, ठीक है। गेवर माता के द्वारा राजसमंद झील की नींव रखी गई थी, जिसके किनारे पे दोस्तों 25 शिलालेखों पे राज प्रशस्ति उत्खनन की गई, जिसके रचयिता कौन है दोस्तों? रणछोड़ भट्ट है, ठीक है। और रणछोड़ भट्ट के द्वारा इसमें टोटल कितने श्लोकों का वर्णन किया गया? 1106 श्लोकों का वर्णन किया गया, जो कि संस्कृत भाषा में दोस्तों, ठीक है। रचना करने वाला तो हो जाएगा रणछोड़ भट्ट है। लेकिन इसको उत्खनन करने वाले की बात करें दोस्तों, जो अपनी राज प्रशस्ति है, इसको उत्खनन करने वाले का नाम क्या हो जाएगा? एक तो नाम है दोस्तों गजदर मुकंदर, ठीक है। एक अर्जुन, सुंदर और लाखो और लालो। ये मतलब कि राज प्रशस्ति को उत्खनन, शिला है दोस्तों, पत्थर है, उनके अंदर दोस्तों उत्खनन करने का कार्य किसने किया था? गजदर मुकंद, अर्जुन, सुंदर, लाखो और लालो। जिसमें दोस्तों बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का मतलब कि वर्णन किया गया यहाँ पे। और मुगल मेवाड़ की जो संधि हुई थी दोस्तों, उसका वर्णन भी हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये भी दोस्तों राज सिंह प्रशस्ति में देखने को मिलता है, ठीक है। मुगल मेवाड़ संधि और बप्पा रावल से लेकर राज सिंह का जो समय था दोस्तों, वहाँ तक का जो भी वर्णन है दोस्तों, किस में भी देखने को मिलता है? 25 शिलालेख, जो कि मतलब कि अपने राजसमंद झील के किनारे पे दोस्तों संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट के द्वारा रचित है, जिसमें वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
राज्य प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो राज्य प्रशस्ति के रचनाकार की बात करें तो दोस्तों ये कौन हो जाएगी? ये रणछोड़ भट्ट है, ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 1106 इनमें श्लोक है, संस्कृत भाषा में है, ठीक है। और राजसमंद झील के किनारे जिसकी नींव रखी थी दोस्तों गेवर माता ने, 9 चौकी पाल। इसमें कितने चौक है दोस्तों? 9 चौक। पाल के अंदर के टोटल चौक कितने हो जाएंगे? 9 चौकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। राजस्थान से आप किसी भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, किसी भी एग्जाम की, चाहे रेट मेंस हो, चाहे पशु परीक्षर हो, या फिर पटवार, राजस्थान पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जिसमें राजस्थान जी के दोस्तों आता है, तो वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राय सिंह प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राय सिंह प्रशस्ति की बात करें दोस्तों, राय सिंह कहाँ से संबंधित है? राय सिंह है अपने बीकानेर से संबंधित, ठीक है। राय सिंह प्रशस्ति कहाँ से संबंधित हो जाएगी? बीकानेर के शासकों से संबंधित हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राय राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसको एक बार वापस देखता हूँ मैं। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? तो राज प्रशस्ति का रचनाकार तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, रणछोड़ भट्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक सदाशिव भट्ट दे रखा है। सदाशिव भट्ट के द्वारा कौन सी रचना की गई दोस्तों? तो सदाशिव भट्ट के द्वारा राज विनोद की रचना की गई, ठीक है, राज विनोद। राज विनोद की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों? रणछोड़ भट्ट, सॉरी, सदाशिव भट्ट के द्वारा, ठीक है। राज विनोद, राज विनोद की रचना सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज प्रशस्ति, ठीक है। और बाण भट्ट की बात करें दोस्तों, बाण भट्ट के द्वारा किसकी रचना की गई है? एक तो हर्ष चरित्र, ठीक है, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, ठीक है, हर्ष चरित्र और कादम्बरी, कादम्बरी, ठीक है। कादम्बरी और हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी दोस्तों? बाण भट्ट के द्वारा। और रणछोड़ भट्ट ने कौन सी रचना की थी? राज प्रशस्ति। सदाशिव भट्ट ने कौन सी रचना की थी दोस्तों? राज विनोद। और गद्दाधर भट्ट की बात करें दोस्तों, गद्दाधर भट्ट के द्वारा कौन सी रचना की गई? पूर्वानुराग, ठीक है, पूर्वानुराग, पूर्वानुराग की रचना किसने की थी दोस्तों? गद्दाधर भट्ट के द्वारा, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। तो पाशुपत संप्रदाय के संबंधित गुरु विश्व का स्वरूप उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्ष पर्वत का शिलालेख, जो कि 973 ईस्वी में लिखा गया, जहाँ पे दोस्तों पाशुपत जो संप्रदाय, इसके गुरु विश्व रूप का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो गटियाला शिलालेख की बात करें दोस्तों, कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया दोस्तों संस्कृत भाषा में, ठीक है। गटियाला शिलालेख कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और गटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? तो गटियाला जो प्राकृत अभिलेख है दोस्तों, ये कौन से मतलब कि शासक से संबंधित है? प्रतिहार शासक से संबंधित है। तो ये दोस्तों ककका, ठीक है, ककका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मांडोर के प्रतिहारों के इतिहास का मतलब जानकारी देता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो मंडोर के प्रतिहारों की इतिहास की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख हो जाएगा? तो दोस्तों ये अभिलेख है गठियाला अभिलेख है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है दोस्तों? तो जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैन मंदिर की बात की जा रही है, ठीक है। गटियाला अभिलेख है जो कि जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख है, ठीक है। नेक्स्ट है, गटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की बात की गई, ठीक है। असत्य कथन ढूंढना यहाँ पे गटियाला अभिलेख से संबंधित है। तो अभिलेख में दोस्तों प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र और उसके वंशजों का वर्णन है। तो ये बात अपनी सही दोस्तों, हरिश्चंद्र और उनके जो वंशज थे उनसे संबंधित इनकी जानकारी कहाँ पे मिलती है दोस्तों? गटियाला अभिलेख, जो कि कहाँ पे दोस्तों? मंडोर के अंदर, ठीक, मंडोर जोधपुर में। और अभिलेख में दोस्तों मग जाति ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है, तो ये बात भी अपनी सही है। और अभिलेख में दोस्तों नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करके बताया दोस्तों, ये ऑप्शन अपना गलत है। नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों इसकी राजधानी प्रथम मंडोर नहीं की थी, ठीक है। नागभट्ट प्रथम की जो राजधानी थी वो दोस्तों कौन सी थी? जालोर। और ये अभिलेख दोस्तों 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये अभिलेख दोस्तों 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है, ठीक है। केवल अपना यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है।
नेक्स्ट देखिए, अभिलेख जो प्रतिहार शासक काकोक्की की मतलब काकाकू की अभिरुख पर विजय का दावा करता है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रतिहारों का कौन सा शासक है जो कि काकोक्की की जो अभिरूप पर जो विजय प्राप्त की गई उसका दावा करता है, तो वो कौन सा अभिलेख हो जाएगा? वो अभिलेख है दोस्तों घटियाला अभिलेख। ठीक है, घटियाला अभिलेख में दोस्तों मतलब कि जो काकाकू है इसने दोस्तों अभिरू पर विजय प्राप्त की, इसका दावा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा शिलालेख है जो कि प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो वो कौन सा अभिलेख हो जाएगा? 39 के अंतर्गत अपना राइट आंसर हो जाएगा मंडोर शिलालेख। ठीक है, मंडोर शिलालेख जो कि एक प्रतिहार का मतलब ये अपना इतिहास बताता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख या अभिलेख जो कि जिला और स्थान सुमेलित नहीं है? तो बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पे? सिरोही के अंतर्गत है। ठीक है, ये अपना ऑप्शन ठीक है। गठियाला शिलालेख, ये ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, ये कहाँ पे दोस्तों? तो गठियाला शिलालेख अपना जोधपुर मंडोर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, और मानमोरी की बात करें दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। चीरवा जो शिलालेख है ये भी दोस्तों उदयपुर में है। यहाँ पे अपना सी ऑप्शन गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़े कौन से है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों एक तरफ मतलब कि शिलालेख और प्रशस्ति दे रखी और एक तरफ उनके उत्कीर्णन वर्ष दे रखे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, कौन कौन से जोड़े सही है? तो अचलेश्वर शिलालेख की बात करें जिसको अपन आबू शिलालेख के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1285 में लिखा गया, तो ये बात भी अपनी सही है। और बिजुले शिलालेख की बात करें दोस्तों, ये 1170 में दोस्तों ये अपने सोमेश्वर के शासनकाल में लिखा गया, तो ये बात भी अपनी सही है। और चिरावा शिलालेख की बात करें दोस्तों, चिरावा शिलालेख कब लिखा गया? तो यहाँ पे मतलब कि अपना ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चिरावा शिलालेख दोस्तों ये 987 ईस्वी में नहीं लिखा गया। चिरावा शिलालेख कब लिखा गया दोस्तों? तो ये लिखा गया दोस्तों 1273 ईस्वी में। ठीक है, 1273 ईस्वी में। यो यहाँ पे चिरावा शिलालेख ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, 1273 ईस्वी में लिखा गया। और कोंबलगढ़ प्रशस्ति की बात करें दोस्तों, ये कब लिखेगी? 1460 में लिखेगी, तो ये ऑप्शन भी अपना ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। 1 2 4, 1 2 4 तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से निम्न में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके वर्ष को सही जोड़े कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे वापस वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर दिया आंसर, क्वेश्चन शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो अचलेश्वर शिलालेख की बात करें दोस्तों, ये अपने 1285 में लिखा गया, ये बात अपनी सही है। और दिलवाड़ा शिलालेख की बात करें दोस्तों, दिलवाड़ा शिलालेख कब लिखा गया? ये लिखा गया दोस्तों यहाँ पे अपने ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, दिलवाड़ा का जो ऑप्शन है दोस्तों 1230 है। ठीक है, 1230, 1230 में दोस्तों दिलवाड़ा का शिलालेख लिखा गया। और यहाँ पे कितना देर का? 1216, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। और कोंबलगढ़ प्रशस्ति 1460 की है, तो ये बात भी अपनी सही। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? इनमें से वापस कौन सा युगम सही नहीं है? ठीक है, गोसुंडी, गोसुंडी शिलालेख की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ये किसके द्वारा मतलब कि रचित है, किसके समय में रचित है? सर्वतात के समय रचित है। ठीक है, गोसुंडी शिलालेख। गटियाला शिलालेख कक्कू के समय में है, तो ये बात भी अपनी सही है। ठीक है, कक्कू शिलालेख दोस्तों का मतलब कि गटियाला शिलालेख से संबंधित है। और अजमेर शिलालेख दोस्तों मतलब कि अपने विग्रह राज से संबंधित है। और राजसमंद दोस्तों ये ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, राजसमंद दोस्तों कल्याण के द्वारा नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे अपना गलत हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन गलत है। अब इसके बारे में थोड़े से जितने भी मतलब कि अपने शिलालेख हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख कब लिखा गया? ये लिखा गया 725 ईस्वी में, जो कि सिरोही में है। ठीक है, 725 ईस्वी में सिरोही में दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख है। और गठियाला शिलालेख कहाँ पे दोस्तों? गठियाला शिलालेख हो जाएगा जोधपुर के अंतर्गत है गठियाला, जो कि कब लिखा गया दोस्तों? ये लिखा गया 861 ईस्वी में। ठीक है, 861 ईस्वी में गठियाला शिलालेख जोधपुर से संबंधित है। और उसके बाद में मानमोरी शिलालेख, मानमोरी शिलालेख की बात करें दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये दोस्तों अपने चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, जो कि 713 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, बसंतगढ़ 725, गठियाला 861 और मानमोरी चित्तौड़गढ़ से संबंधित 713 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, और इसके बाद अपन देखें चिरवा, चिरवा जो शिलालेख है दोस्तों अपने उदयपुर से संबंधित है।
जो कि कब लिखा गया? 1273 ईस्वी में। ठीक है, 1273 ईस्वी में लिखा गया। चिरवा शिलालेख उदयपुर से संबंधित है। और इसके बाद में दोस्तों अचलेश्वर, अचलेश्वर शिलालेख की बात करें दोस्तों, अचलेश्वर शिलालेख ये कब लिखा गया? 1285 ईस्वी में। ठीक है, ये है कहाँ से संबंधित? जिसको अपन आबू शिलालेख के नाम से भी जानते हैं, और सिरोही से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बिजुले शिलालेख, बिजुले शिलालेख की बात करें दोस्तों, ये 1170 में लिखा गया। और बिजुला शिलालेख कहाँ पे दोस्तों? भीलवाड़ा से संबंधित। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख दोस्तों कब लिखा गया? 1170 ईस्वी में। ठीक है, जो कि सोमेश्वर का शासनकाल था। उस समय दोस्तों बिजुले का शिलालेख लिखा गया, जो कि भीलवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो कुंभलगढ़ शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख लिखा दोस्तों 1460 में। ठीक है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ शिलालेख हो गया 1460 में, जो कि दोस्तों राजसमंद से संबंधित है। और दिलवाड़ा की बात करें दोस्तों, दिलवाड़ा शिलालेख, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा शिलालेख लिखा गया दोस्तों 1230 में। ठीक है, जो कि दोस्तों ये भी सिरोही में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ पर रखेगी दोस्तों? ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो महिषासुर मतलब कि एक मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति है, जो कि वर्तमान में दोस्तों बीकानेर संग्रहालय में रखी गई है, प्रदर्शित की गई है। जो कि दोस्तों मूल रूप से कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी दोस्तों भटनेर के किले से। ठीक है, भटनेर का जो दुर्ग है दोस्तों हनुमानगढ़ में, यहाँ से दोस्तों महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी प्राप्त हुई, लाल मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि बीकानेर संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे दोस्तों प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की एक प्रतीक है दोस्तों नाद की शिव प्रतिमा। नाद की शिव प्रतिमा दोस्तों कौन से जिले से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्राप्त हुई अजमेर से। ठीक है, नाद की जो शिव प्रतिमा दोस्तों अजमेर से प्राप्त हुई, जो कि दोस्तों कुषाण कालीन है। ठीक है, कुषाण कालीन है, वर्णमय मूर्ति कला। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला जो अपना टॉपिक होने वाला दोस्तों जनपद व्यवस्था। ठीक है, जनपद व्यवस्था से संबंधित अगला वीडियो होने वाला है।